वेल मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस, बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, चलो। सो कल हमने यहाँ पे सेशन में जो देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कुछ बेसिक डिस्कशन हमने यहाँ पे देखा था। चलिए शुरू करें। लेट हो गया, और कभी ऐसा लेट हो जाए तो जस्ट 10 मिनट वेट करना। सुबह सुबह क्या हो जाता है, सारी चीजें कनेक्ट होने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसा अभी ओके, यहाँ कैमरा ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। चलो, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। कल हमने ये जो है चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये हमने देखा था। चलिए अब यहाँ ये डिस्कशन पे आते हैं, सप्लाई पे। आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करें नाउ। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सप्लाई। यस, सप्लाई में जहां तक देखा जाए तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन जो है क्या है? गुड्स यानी क्या? जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो गुड्स यानी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, जो भी कुछ मूवेबल है उसे गुड्स कहा जाएगा। इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड। एक बात आप बिल्कुल ख्याल में रखिएगा कि गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम भी इंक्लूड किया गया है। ओके, एक्शनेबल क्लेम भी इंक्लूड किया गया है। क्यों एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किया गया? क्योंकि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे उनको जो है यहाँ पे जीएसटी लगाना है, इसलिए गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किया है। बट एक्सक्लूड एक्सक्लूड जो ट्रांजेक्शन मनी के हो गए या सिक्योरिटीज के हो गए, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्सक्लूड किए जाएंगे। नाउ सर्विसेज, सर्विस की डेफिनेशन बहुत वाइडर स्कोप में है। सर्विसेज का मतलब यहाँ उन्होंने दिया है एनीथिंग अदर देन गुड्स। सुनिए मेरी बात, एनीथिंग अदर देन गुड्स ये सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होगी गुड्स, और सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कौन सा? सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। देखिएगा, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी। अब ओके, इन दोनों का क्या कनेक्शन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तरफ कहते हैं कि ओके, गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों भी एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। मतलब क्या? मनी के ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन गुड्स के इसमें नहीं आएंगे। चलो बात समझ में आई। मतलब पैसा देना, पैसा लेना, डिपॉजिट पैसा देना लेना, इन्वेस्ट करना वापस लेना, ये ट्रांजैक्शन मनी है। सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन मतलब शेयर्स बेचना, शेयर्स लेना। ओके, सिक्योरिटीज में बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स वगैरह सारे ओके ट्रांजैक्शंस। ओके, सारे ट्रांजैक्शन जो है सिक्योरिटीज के, जिसमें बॉन्ड हुआ, डिवेंचर्स हुआ, ओके, यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सारे ओके डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक्सक्लूड होगा। फिर वापस से मनी वर्ड क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सेपरेट कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी। आपने पैसा दिया, वो सर्विस नहीं है, लेकिन उसके लिए पैसा देने के लिए आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट ये सर्विस है। ओके, इंटरेस्ट ये सर्विस है। और कन्वर्जन ऑफ मनी का आपने कमीशन चार्ज किया, सेपरेट कंसिडरेशन ने कमीशन चार्ज किया, तो वो भी सर्विस है। एज वेल एज ओके, एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड्स ओके फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन जीएसटी में नहीं आएगा, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए या अरेंज करने के लिए ब्रोकरेज चार्जेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ओके, तो म्यूचुअल फंड फीस वगैरह। तो ये जो ओके तुम्हारे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन को अरेंज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया, वो जीएसटी के स्कोप में आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाना चाहूंगा। क्या? ओके, क्या है, जीएसटी पढ़ते वक्त आपके सामने दो इंटरेस्ट आएंगे। ओके, इंटरेस्ट दो टाइप के आएंगे। ओके, पहला ओके पहला आएगा इंटरेस्ट, ध्यान सुनना, पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट।
यानी आपने किसी को पैसा यूज करने दिया, लोन एडवांसेस दिए, कई डिपॉजिट्स रखे, तो उसका इंटरेस्ट नो डाउट ओके है तो सर्विस, यानी सर्विस है, सर्विस के डेफिनेशन में आता है। लेकिन फिलहाल ओके फिलहाल सब ध्यान रखें, अगर एग्जम्पशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो फिलहाल वो एग्जम्पशन में, फिलहाल बेटा वो एग्जम्पशन में ओके यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट ये है तो सर्विस, पर फिलहाल एग्जम्पशन में है। उसके बाद में सेकंड इंटरेस्ट आएगा ओके, सेकंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सर ये कौन सा इंटरेस्ट है? ओके ये इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल है। ओके जब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब आप सेल करते हो, सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज का, तो गुड्स और सर्विसेज का जो आप सप्लाई करते हो तो कस्टमर लेट पैसा देता है। अगर कस्टमर डिले कर रहा है पेमेंट में ओके तो वो केस में इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो ये इंटरेस्ट यस इंक्लूडेबल इन वैल्यू। अगर सेक्शन 15(2) यहां पे डी देखोगे तो इट इज इंक्लूडेड इन वैल्यू और इसके ऊपर जिसका ओके जीएसटी आएगा, इंक्लूडेड इन वैल्यू और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। आई होप आपको समझा होगा। तो ये ख्याल रखना, इंटरेस्ट लोन का होगा तो है तो सर्विस बट एग्जाम, पर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होगा तो फिर उसके ऊपर जीएसटी आएगा और वो वैल्यू में ऐड होगा। ओके जैसे डेल क्रेडिटरी एजेंट इंटरेस्ट कब लोन का बोला जाएगा और कब डिले पेमेंट का बोला जाएगा, हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। तो ये था डेफिनेशन ऑफ सर्विस। ओके नाउ अब आते हैं सेक्शन 7 ओके सप्लाई, सॉरी अब आते हैं सेक्शन 7 क्या है बेटा? सप्लाई। अब आपको बता दूं, चलो मेरे साथ सेक्शन लर्न करो, चलो मेरे साथ कम ऑन। सेक्शन 7 ओके सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 ओके चार्जिंग सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन लर्न करेंगे। ओके तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन। अब सप्लाई दो पार्ट में डिवाइड होता है, व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड। ओके सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा? तो सप्लाई में सेक्शन 7(1) कहता है कि क्या सप्लाई इंक्लूड होता है और 7(2) कहता है कि सप्लाई से क्या एक्सक्लूड किया जाएगा। डन। तो अब देखिए व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स। ओके व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। ओके सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। अब यहां पे बेटा 7(1)(a) क्या कहता है? देखिए ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यस बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट में, अगर इन बिटवीन हमारा क्लास रुक जाए तो डोंट वरी। ओके मैं ये सप्लाई का डिस्कशन अपलोड कर दूंगा। ओके ये सप्लाई का डिस्कशन अपलोड कर दूंगा जो भी बचे। अगर कोई रीजन के वजह से यहाँ पे क्लास रुक जाए तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अगर क्लास कंटिन्यू हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 7(1)(a) कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब देखो आपने ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ा होगा, मैंने उसको चार्ट फॉर्म में ले लिया। 7(1) सब क्लॉज ए कहता है ऑल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर आप गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करते हो, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल और लीज। ओके सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल और लीज। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो जस्ट एग्जांपल है, एक लाइन में कहूं क्या, अगर आपने गुड्स और सर्विस दिया और किसी भी फॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट किया तो जीएसटी आएगा सब्जेक्ट टू दिस 4 कंडीशंस। अगर ये चारों कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हो, सुनो, अगर ये चारों कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हो तो किसी भी फॉर्म में अगर आपने सप्लाई किया होगा तो आपके ऊपर जीएसटी आएगा। पहला ओके एग्जाम्पल दिए, सेल किया होगा, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। दूसरा मेड और अग्रीड टू बी मेड। मेरी ये बात सुनना, मेड और अग्रीड टू बी मेड, इसका मतलब क्या होता है? ओके मेड और अग्रीड टू बी मेड का मतलब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये हुआ कि अगर आप सप्लाई करते हो या अग्री करते हो, अग्री में आ जाता है, अग्री टू बी मेड में आ जाता है आपका एडवांस। अगर आपको एडवांस मिलता है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी आएगा। लेकिन इसके साथ मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। ओके आगे का, ओके तो अब आगे का आपको ये बताता हूं कि
अग्रीड टू बी मेड एडवांस पे, अगर आपको एडवांस मिलता है तो उसी मंथ में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें टाइम ऑफ सप्लाई एक नोटिफिकेशन नंबर है, अगर आपको याद होगा तो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। कम ऑन, कौन सा नोटिफिकेशन है? 66/2017। ये नोटिफिकेशन कहता है 66/2017 कि अगर यहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो एडवांस पे अभी जीएसटी नहीं आएगा, रिसिप्ट बेसिस पे जीएसटी नहीं आएगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस बेसिस पे ही रहेगा। इसलिए गुड्स के केस में फिलहाल फिलहाल यहां पे एडवांस पे जीएसटी नहीं है। लेकिन सर्विस होगी दोस्तों, तो सर्विस के केस में अगर आपको एडवांस मिलता है तो जीएसटी आएगा। ठीक है, तो अग्रीड टू बी मेड में यहां पे गुड्स के केस में नोटिफिकेशन 66/2017 लगता है और सर्विस के केस में आपको एडवांस मिलेगा तो जीएसटी आएगा। तो सच मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। हाँ, प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि जीएसटी तभी आता है अगर आपके ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन है। मतलब आपने कोई गुड्स दिया होगा या आपने कोई सर्विस दिया होगा, सुनना मेरी बात, आपने कोई गुड्स दिया होगा या आपने कोई सर्विस दिया होगा और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, मतलब सामने वाला आपको कोई कंसिडरेशन दे रहा होगा तो जीएसटी आएगा। इसका मतलब क्या, अगर फ्री एक्टिविटी होगी तो जीएसटी नहीं आता है। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, ओके, फ्री एक्टिविटी होगी तो जीएसटी नहीं आता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 71C जो हम आगे देखेंगे, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहां पे कंसिडरेशन यानी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आप सेक्शन 231 में कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखते हो तो वो दो क्लॉजेस में डिवाइड होती है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। अब गवर्नमेंट क्या कहता है, आपने जो सप्लाई किया फॉर योर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ योर गुड्स, आपको जो है पैसा जो है किस में मिला, तो आपको जो पैसा मिला होगा और वो पैसा अगर मनी में मिलता है, वो पैसा मनी में मिलता है या अदरवाइज मतलब काइंड में मिलता है, तो आपने जो गुड सप्लाई किया, सर्विस सप्लाई किया, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू दैट सप्लाई, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ दैट सप्लाई, यू गॉट सम मनी और सम अदरवाइज इन काइंड, तो वो जो है कंसिडरेशन माना जाएगा। सुनो ध्यान से, ओके, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ने और अपना स्कोप बढ़ाया कि भाई कभी कभी क्या होता है मनी या अदरवाइज नहीं मिलता है, आपको कुछ एक्ट या फॉरबिडेंस करके मिलते हैं। ओके, द मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस, सुनिए ध्यान से, मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस, तो ऐसे सिचुएशन में यहां जो है वो एक्ट और फॉरबिडेंस, उसकी जो मोनेटरी वैल्यू है, ओके, वो मोनेटरी वैल्यू यहां पे इंक्लूड की जाएगी, मोनेटरी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। नाउ अब ये एक्ट और फॉरबिडेंस यानी क्या, मतलब आपने जो गुड्स दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ दैट सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको एक्ट मिला, फॉरबिडेंस मिला। फॉरबिडेंस का एग्जांपल लेता हूं। ओके, क्या हुआ, ओके, ये एग्जांपल मैं रेगुलर क्लास में भी देता हूं और वापस से लिंक करके देता हूं। नाउ यहाँ पे माय वाइफ इज इंटीरियर डेकोरेटर। ओके, जब फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पे प्रैक्टिस चालू किया तो प्रैक्टिस चालू करने के बाद मेरे एक फ्रेंड का जो है इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मेरे फ्रेंड का मिला और उसने कहा कि यार 3 महीने में यहाँ पे ये आपको कंप्लीट इंटीरियर डेकोरेशन करना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि 3 महीने बहुत कम टाइम था, लेकिन चलो ओके, दिन रात वर्क चालू किया और वो यहाँ पे कंप्लीशन पे लाया, लेकिन तभी नेबर ने जो है वहाँ ऑब्जेक्शन ले लिया। तो मैं और मेरी वाइफ वो नेबर के पास गए, मैंने उसको कहा कि देख भाई, तू तेरा जो ऑब्जेक्शन है, तूने सोसाइटी में ऑब्जेक्शन लिया है, वो ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर ले। अगर तू ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर लेता है ओके, तो हम तेरे लिए कुछ करेंगे। मतलब क्या, ओके, तेरा भी साथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीरियर डेकोरेशन करके देंगे, डिजाइन करके देंगे। ओके, सिर्फ तू ऑब्जेक्शन निकाल ले। अब देखो, ये दिखने में फ्री दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, जो सर्विस दी जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सर्विस, वो फॉरबिडेंस, वो स्टे निकाल रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है कि ठीक है ओके, मैंने जो स्टे लिया है, मैंने जो काम रोका हुआ है, मैं विड्रॉ कर लेता हूं, आप मुझे कुछ फ्री करके दो। ऐसा बिल्डर बहुत सी बार करता है। जैसे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है ओके स्लम एरिया में, तो वो स्लम एरिया वाला ओके क्या कहता है कि तुम राइट छोड़ो ये जगह के, मैं दूसरी जगह कंस्ट्रक्ट करके देता हूं। तो दूसरी जगह कंस्ट्रक्ट करके दिया, वो फ्री नहीं है। ओके, उसके अगेंस्ट में उसको कंसीडरेशन मिला है। क्या कंसीडरेशन मिला है कि राइट छोड़े। तो अगर आप कोई गुड्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसमें यह पता चलता है कि सामने वाले ने आपके गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट में ओके कुछ एक्ट करके दिया है, कोई फॉरबिडेंस करके दिया है, तो वो भी कंसीडरेशन माना जाएगा और उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू ली जाएगी।
आई होप आपको समझा होगा तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 1 टाइप करो। ओके, नाउ अब दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करनी है कंसीडरेशन से, आपको क्या करनी है, एक्सक्लूड करनी है। कौन सी दो इंपॉर्टेंट बातें आपको एक्सक्लूड करनी है? पहला, एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ख्याल रहे गवर्नमेंट की सब्सिडी होनी चाहिए। ओके, यानी जैसे मेरी फर्टिलाइजर की शॉप है और फर्टिलाइजर की शॉप में मैं फार्मर को फर्टिलाइजर बेचता हूं, तो फार्मर को जो मैं फर्टिलाइजर बेच रहा हूं 100 रुपए उसकी एमआरपी है, 100 रुपीज उसकी एमआरपी है, तो 100 में से ओके 30% गवर्नमेंट की सब्सिडी है। मतलब जब मैं कोई ओके यहाँ पे फर्टिलाइजर बेच रहा हूँ 100 रुपए का, तो 30 रुपए मुझे गवर्नमेंट से आते हैं और 70 रुपीज मुझे फार्मर से आते हैं। तो जब कोई फार्मर आया तो मैंने फार्मर का बिल बनाया यहाँ पे, ओके क्या फार्मर का बिल बनाया 70 रुपीज, जीएसटी कितने पे आएगा? क्योंकि मुझे आएंगे तो 100 रुपीज, 100 कैसे आएंगे मेरे पास? ओके, तो 100 जो मेरे पास आएंगे, ओके फार्मर से 70 और 30 रुपीज गवर्नमेंट से आएंगे। तो क्या गवर्नमेंट की सब्सिडी, सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट की सब्सिडी आपके कंसीडरेशन मानी जाएगी? तो ये कहते हैं नो। और वैसे भी सेक्शन 15(2)(e) में सब्सिडीज मिलती है, तो सब्सिडीज यहां पे लिंक टू द प्राइस होगा अदर देन गवर्नमेंट, तो ही ऐड होता है। गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होती है, यहां क्लियर बोल दिया है। मतलब जीएसटी यहां पे 100 रुपीज पे नहीं आएगा, जीएसटी यहां पे गवर्नमेंट की सब्सिडी 30 रुपीज को डिडक्ट करके जो 70 रुपीज बचा है 70 रुपीज पे ही जीएसटी आएगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब भी आपके सामने सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है, वो प्राइस से एक्सक्लूड कर देना है। ओके, आई क्या बात समझ में? यस। उसके बाद में नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट पर भी जीएसटी नहीं आता है। जैसे मैं अपना फ्लैट रेंट पे दे रहा हूं, अगर मैं अपना फ्लैट रेंट पे दे रहा हूं तो मैंने कहा कि भाई 3 लाख रुपए डिपॉजिट लगेंगे और मंथली रेंट लगेगा। डिपॉजिट नॉट अगेंस्ट सर्विस। ओके, जब भी आपको कोई डिपॉजिट मिलते हैं तो नॉट अगेंस्ट सप्लाई, आप गुड्स का सप्लाई करो, सर्विस का सप्लाई करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सप्लाई का कंसिडरेशन नहीं है, उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, उसका जो रेंट मिलेगा, रेंट इज अ कंसिडरेशन बट डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो अगर किसी को डिपॉजिट्स मिलते हैं तो वो डिपॉजिट्स पर जीएसटी नहीं आता है। लेकिन अब मैंने फ्लैट रेंट पे दे दिया और बंदे ने 2 महीने का मेरे को रेंट ही नहीं दिया, तो मैंने डिपॉजिट से काट लिया। हाँ, जब मैं डिपॉजिट अगेंस्ट कंसिडरेशन एडजस्ट करूंगा, ओके, जब मिलता है तब नहीं, जब उसने मुझे भाड़ा नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, तो मैंने अगेंस्ट कंसिडरेशन उसको एडजस्ट कर लिया। तो जब मैं डिपॉजिट अगेंस्ट कंसिडरेशन एडजस्ट कर लूंगा बेटा, ओके, तो वो सिचुएशन में उस वक्त यहां पे डिपॉजिट अब ओके सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, अब वो कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि आपने रेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया, तो वो केस में उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, जीएसटी आएगा। तो जहां तक देखा जाए सब दो चीजें आपको वैल्यू में ऐड नहीं करना है, सब्सिडी एंड डिपॉजिट। तो ये आपने देखा, ओके, आपका सप्लाई फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। अब लास्ट, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब क्या, बिजनेस यानी क्या? बिजनेस की डेफिनेशन हमने ऊपर देखी। ओके, बिजनेस की 9 एक्टिविटीज है। ओके, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट, यस, कोई भी सिमिलर एक्टिविटी, इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी जो बिजनेस आपकी मेन नहीं होगी पर कनेक्टेड एक्टिविटी होगी, इंसिडेंटल होगी, ओके, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। या इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। या फिर बिफोर कमेंसमेंट और क्लोजर आपने कोई सप्लाई किया, इन द नेचर ऑफ बिजनेस। क्लब अपने मेंबर को सर्विस देता है, ओके, फॉर सब्सक्रिप्शन, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड मेरा आपको क्या कहना है? मेरा आपको बस इतना कहना है कि यहां पे ओके जो यहां बिजनेस एक्टिविटी है, ओके, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आपकी एक्टिविटी होगी तो ही जीएसटी आएगा। अगर आपकी पर्सनल एक्टिविटी होगी, जैसे आपने अपनी पुरानी कार बेची, जिसको बेचा होगा उसका बिजनेस होगा, उससे कंसर्न नहीं, हमें बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखना है जो सप्लाई कर रहा है। ओके, आपने अपनी पर्सनल कार, बिजनेस कार नहीं, पर्सनल कार अगर बेचते तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, क्योंकि ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। और ये आपकी बिजनेस कार नहीं थी। अगर किसी ने अपनी पर्सनल ज्वेलरी बेची, ओके, तो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। आपने अपना मोबाइल बेचा, आपने अपना कोई पर्सनल ओके सामान बेचा, इवन दो इट इज अ सेल बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बहुत सी बार गुरुद्वारा में या टेंपल में प्रसाद वगैरह मिलता है, उसके लिए कुछ चार्जेस भी लगाते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी का प्रसाद मिलता है, कुछ चार्जेस आपको लगाए जाते हैं। ओके, तो अगर कोई प्रसादम वगैरह होगा तो ऑल्सो दिस एक्टिविटी नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इवन दो कुछ उसके चार्जेस लगाए जा रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती है क्यूमुलेटिवली तो ही सप्लाई बोला जाएगा और तो ही जीएसटी आएगा। ओके, मतलब क्या कि कोई भी फॉर्म का, सुनना, कोई भी फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर कंसिडरेशन होगा और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, सुनना, अगर कंसिडरेशन होगा और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। बात आई क्या समझ में आपके?
ओके, बात आई क्या समझ में आपके? तो ये जो है मेन प्रिंसिपल है सप्लाई का। बाकी तो क्या है, समझ, आपको सच बताओ क्या, ये मेन वड़ा पाव है। ओके, जब भी दिमाग में सप्लाई जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 71A दिमाग में आना चाहिए। बाकी तो 71AA 71B ये जो है ये तो ओके, यहाँ वड़ा पाव के साथ चटनी और मिर्ची है। ओके, मतलब बाकी इतने वो साथ वाली एक्टिविटी है। ओके, पर मेन प्रिंसिपल, मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। ओके, कब सप्लाई बोला जाएगा। चलिए, ये तो था 71A। उसके बाद में 71AA। ओके, 71AA क्या कहता है? अब देखो 71AA ये कहता है कि एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ओके, टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या हुआ था? ओके, इसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि अगर क्लब, ओके, क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट अपने मेंबर को ओके यहाँ पे जब सर्विस देती है तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? क्यों? क्योंकि पुराने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कुछ ऐसे थे कि भाई ओके, क्लब और उसके मेंबर जो है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग अलग नहीं है। जब दो अलग पर्सन नहीं है तो ऐसे केस में तो वो सप्लाई कैसे बोलेंगे? वो सप्लाई कैसे बोलेंगे? वो अदर एक्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे, तो इसका इंपैक्ट जीएसटी पे आ रहा था, कुछ रिट पिटीशन फाइल हो रहे थे। तो ऐसे केस में ये सेक्शन 71 क्लॉज AA ओके ये डाल के गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? कि अगर कोई भी पर्सन होगा अदर देन इंडिविजुअल, अब एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मतलब क्लब, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, कोई भी होगा, HUF वगैरह कोई भी होगा, और वो अपने मेंबर को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ओके सप्लाई करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन कैश में है, डिफर्ड है, इंस्टॉलमेंट में है, या कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन है, और अपने ही मेंबर को, यानी क्लब अपने मेंबर को कोई सर्विस दे रहा है, गुड्स दे रहा है, या सोसाइटी अपने मेंबर को कोई गुड्स और सर्विस दे रहा है, तो वो सप्लाई माना जाएगा। एंड दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन। ओके, दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन, यानी यहां पे ओके हमारे जीएसटी लॉ ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजन हो गए, इग्नोर इट। हम कह रहे हैं कि ये दो लोग अलग अलग है, मेंबर और वो पर्सन ओके अलग अलग है, और इसमें अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं गुड्स और सर्विसेज के जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ओके तो जीएसटी आएगा। लेकिन फ्री ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं आएगा। जैसे क्लब अपने मेंबर को कोई फ्री एक्टिविटी, क्लब ओके या कम्युनिटी हॉल दे रही है, ग्राउंड दे रही है, या व्हाटएवर, कोई फ्री एक्टिविटी अपने मेंबर को दे रही है तो जीएसटी नहीं। जीएसटी कब आएगा, सप्लाई कब बोला जाएगा? जब वो कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे होगा। आई क्या बात समझ में आपको? यस और नो? चलो, ये तो हुआ रिगार्डिंग टू हमारा यहां पे सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ ये तो 71A, 71B आते, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आते। चलो फटाफट यहाँ पे आ जाओ। 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की फॉर कंसिडरेशन, ध्यान से देखना, आपने सर्विस इंपोर्ट किया और वो सर्विस इंपोर्ट किया फॉर कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, सर्विस इज इंपोर्टेड। अब देखो क्या होता है कि सर्विस बाहर से इंडिया में ली गई, अगर बाहर से इंडिया में ली गई तो ये केस में क्या आता है बेटा? ये केस में रिवर्स चार्ज आता है, ये केस में रिवर्स चार्ज। ओके, चलो फटाफट समझाओगा तो यहां तक अगर अच्छे समझाओगा तो यस, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? फटाफट, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब गवर्नमेंट देखो क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि बाहर से अगर फिरंगियों से अगर आप सर्विस ले रहे हो, इंडिया में सर्विस ले रहे हो, तो वो अगर कंसिडरेशन पे होगी, मतलब जिसका कंसिडरेशन दे रहे होगे, तो जीएसटी आएगा। और आगे मैं यहां पे कहूंगा कि ये जीएसटी रिवर्स चार्ज में आएगा, ये जीएसटी रिवर्स चार्ज में आएगा। वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसने सर्विस लिया है, हो सकता है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिया हो, वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिया हो। ओके, यानी एक्सेप्शन है। 71A जो है ये सप्लायर के एंगल से। ओके, नॉर्मली जब ट्रांजैक्शंस इंडिया में होंगे, तो इंडिया में ट्रांजैक्शन जब होंगे तो ओके वो अगर सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ होगा तो जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आपने सर्विस बाहर से ली होगी, इंपोर्ट की होगी सर्विस, और वो सर्विस जो आपने इंपोर्ट किया होगा
जीएसटी कब आएगा इंपोर्ट सर्विस पे? अगर कंसिडरेशन होगा और वो आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया होगा तो भी सप्लाई है, ओके, और बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा तो भी सप्लाई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फंडा है, ओके, जो सर्विस लेने वाला है वो कोई भी पर्पस जो, लेकिन जो दे रहा है वो तो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है ना भाई, वो तो धंधा कर रहा है, ओके, वो तो आपसे कमा रहा है, ओके। बाहर वाला जो बैठा हुआ है और आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ओके, ठीक है, आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे होगे, लेकिन सामने और बाहर वाला तो बिजनेस कर रहा है। क्यों छोड़े इसका रेवेन्यू? फिरंगी कमा के जा रहे हैं। तुम तुम्हारे पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो या बिजनेस पर्पस के लिए यूज करो, हमें क्या लेना देना, ओके। इसलिए बाहर वालों से अगर आपने सर्विस ली, आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली तो भी जीएसटी आएगा, और आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो भी जीएसटी आएगा, उससे सप्लाई बोला जाएगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, ओके, हम बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस की कर रहे हैं। सर अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट, ओके, जहां पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है, क्योंकि ओके, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स ये जो है स्कोप कस्टम्स एक्ट के थ्रू आता है, इसलिए यहाँ इंपोर्ट गुड्स के बारे में वो बात नहीं करते, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स टोटली गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, और अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है तो इसके ऊपर क्या लगता है बेटा? इसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15 होगा, लेकिन लगे क्या? कौन सा? आईजीएसटी एक्ट लगेगा, ओके। ये इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, और रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, ओके, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। अब आपका सवाल आएगा, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो ठीक है, लेकिन सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी तो? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी तो वो तो 7(1)(a) में आ जाता है कि भाई यू हैव सप्लाइड। अगर आप सप्लाई कर रहे हो, वो इंडिया में कर रहे हो या इंडिया के बाहर कर रहे हो, अगर आपने सप्लाई किया तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(a) में आ जाता है, वो सप्लाई है, ओके। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को जीरो रेट का बेनिफिट मिलता है। आई रिपीट द वर्ड, क्या? जीरो रेट का बेनिफिट मिलता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं उसके ऊपर, ओके, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो सप्लाई है और उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, वो तो 7(1)(a) में आता है। 7(1)(b) में हम स्पेशली किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो जिसके वो इंटरस्टेट में कहा जाएगा और रिसिपिएंट लायबल रहेगा। लेकिन आपको और एक एग्जम्पशन, ओके, आपको बता दूं, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आगे एग्जम्पशन चैप्टर में, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओके, कोई इंडिया में अभी लेगा, ओके, अगर ले रहा है, सर्विस इंपोर्ट कर रहा है और अदर देन बिजनेस के लिए ले रहा है, फिर वो इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट हो या ट्रस्ट हो, तो वो केस में अभी फिलहाल एग्जम्पशन है। मतलब क्या? थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, पहली बात तो समझ लो, एग्जम्पशन वही दिया जाता है जहां लेवी है, ओके। अभी लेवी होगी तो एग्जम्पशन देंगे ना, ओके। इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट हुई है पर फिलहाल एग्जम्पशन में है। मतलब मेरा ये क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो और पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट करते हो तो इट्स अ सप्लाई, इट्स अ सप्लाई, लेवी है। बट फिलहाल गवर्नमेंट ने ये एग्जम्पशन दिया है कि किसी भी इंडिविजुअल ने या गवर्नमेंट ने या चैरिटेबल ट्रस्ट ने अगर सर्विस इंपोर्ट की अदर देन बिजनेस के लिए, तो फिलहाल हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, एग्जम्पशन है। पर एक ख्याल रखना, ओके, एग्जम्पशन उसको ही दिया जाता है जिसके ऊपर लेवी है। ये पॉइंट समझा क्या आपको? चलिए, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्लियर। उसके बाद में आते हैं शेड्यूल 1, उसके बाद में आते हैं शेड्यूल 1, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, जिसे हम कहते हैं डीम सप्लाई, जिसे हम कहते हैं डीम सप्लाई, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, डीम सप्लाई, ओके। अब ये देखो क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, ओके। अब क्या हुआ, जहां तक ये 7(1)(a) में कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, हमने देख लिया, ओके। 7(1)(a), 7(1)(a), 7(1)(b), ओके, कंसिडरेशन आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन अब सेकंड यहां पे है कि कुछ एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, कुछ एक्टिविटीज जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा, ओके। कुछ एक्टिविटीज जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी, पर मैं आपको बता दूं ये ओनली टोटल 4 एक्टिविटीज ही है, ये 4 ही एक्टिविटी है, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 एक्टिविटीज पे, ओके, यहां पे फ्री होगी तो भी जीएसटी लगेगा। देखते हैं पहला देखते हैं, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, कैपिटल असेट नहीं है बेटा, वर्ड है बिजनेस असेट, और परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, जिसका आईटीसी आपने लिया, ओके।
अब आप मैच्योर्ड स्टेज पे हो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। ओके, देखो आईटीसी गवर्नमेंट क्यों देती है? गवर्नमेंट आईटीसी इसलिए देती है, आपके परचेसेस ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, कोई भी गवर्नमेंट आईटीसी इसलिए देती है क्योंकि आपका कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने गुड्स बिजनेस में यूज कर रहे हो, बिजनेस से आप कमा के दोगे, जो आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो आपके कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट आपको आईटीसी देती है और इस बेस पे देती है कि गुड्स आप बिजनेस में यूज करोगे। लेकिन अब समझ लो कोई आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, कोई स्टॉक खरीदा, मतलब कोई गुड्स फॉर सेल खरीदा। बिजनेस असेट में दोनों भी आता है, आपकी करंट असेट स्टॉक भी आते हैं, आपका कैपिटल असेट जो मूवेबल है वो भी आता है। अब आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, उसका आईटीसी लिया। ओके, अगर आपने कैपिटल असेट लिया, ओके, उसका आईटीसी ले लिया, या कोई गुड्स का आईटीसी आपने ले लिया और वो आपने किसी को फ्री बांट दिया, यहां गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको आईटीसी इसलिए दिया था क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होने थे, आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस में यूज करके कमा के दोगे, और यार आप तो आईटीसी लेके आप फ्री बांट रहे हो। ओके, आप आईटीसी लेके तो फ्री बांट रहे हो, मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने अपनी असेट किसी को दी, विदाउट कंसिडरेशन असेट किसी को दी जिसका आईटीसी लिया हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। समझ लो आपने कोई फ्री सैंपल दे दिए, फ्री गिफ्ट दे दिया, ओके, तो आईटीसी लिया हुआ है तो सप्लाई माना जाएगा। एग्जांपल, ओके, जैसे कंप्यूटर है, कैमरा है, मैंने इसके आईटीसी लिए हुए हैं और मैंने ये किसी को डोनेट कर दिए। सुनना मेरी बात, अगर मैंने ये किसी को डोनेट कर दिए, अगर मैंने ये किसी को डोनेट कर दिए, तो ये सिचुएशन में ओके, यहां पे हाँ, किसी को अगर मैंने डोनेट कर दिए तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए वो सप्लाई माना जाएगा। ओके, फ्री दे दिया अगर मैंने आईटीसी लिया होगा तो। ओके, ध्यान रहे। अब आपका एक सवाल आ सकता है, सर आईटीसी नहीं लिया होगा तो? नहीं लिया और फ्री बांटा, गवर्नमेंट कहती है ओके दरिया में डाल, तूने आईटीसी नहीं लिया ना, तेरा गुड्स तू दरिया में डाल, हमें कोई लेना देना नहीं। आईटीसी लिया हो और फ्री बांटा हो तो ही जीएसटी आएगा। ये समझा क्या? समझा होगा तो यस, क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? चलो दूसरा, यहां पे आईटीसी नहीं लिया होगा तो सप्लाई नहीं, आईटीसी लिया होगा और फ्री दिया होगा तो सप्लाई। नाउ नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। तो यहां दो क्लॉजेस है, पहला क्लॉज है रिलेटेड पर्सन और दूसरा क्लॉज है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब थोड़ा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन तो मैंने बता दिया आपको। ओके, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब यहां पे अंडर सेम पैन। ओके, देखो थोड़ा इसको समझ लो, रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड और डीडीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। रिलेटेड पर्सन मतलब कौन? ओके, रिलेटेड पर्सन मतलब यहां पे ध्यान से देखिएगा, रिलेटेड पर्सन यानी दो अलग अलग एंटिटी, ओके, जैसे दो अलग अलग एंटिटी पर कहीं तो भी रिलेटेड है, दोनों के सेपरेट पैन है, दो अलग एंटिटी है, हो सकता है एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, हो सकता है दो सेपरेट कंपनी है, पर अंडर और दोनों के सेपरेट पैन है, पर कहीं तो भी ये रिलेटेड है। और डीडीपी मतलब एक ही पैन पर दो अलग अलग ब्रांचेस, ब्रांच B1, ब्रांच B2 और ओके सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो ये कहा जाता है डीडीपी, पर पैन एक ही है। ओके, तो ऐसे केस में यहां पे चलिए ये क्या कहते हैं, देखो अगर आपने कोई भी सप्लाई किया और सर्विस दिए और नो डाउट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये ओके दिमाग में रखना, फ्री दिया और रिलेटेड को फ्री दिया, गुड्स या सर्विस या डिस्टिंक्ट पर्सन को स्टॉक ट्रांसफर किया, ओके यहां हम स्टॉक ट्रांसफर कहते हैं, ओके स्टॉक ट्रांसफर को किया, तो ऐसे केस में वो सप्लाई बोला जाएगा। अब आपका सवाल होगा सर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? रिलेटेड पर्सन मतलब ओके दो अलग एंटिटी जिसमें ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स कॉमन है, या वो दो लीगली रिकॉग्नाइज एज ए पार्टनर है। मतलब क्या? दो एंटिटी है, दो एंटिटी कौन सी? यहां पे ध्यान सुनिएगा, दो एंटिटी यहां पे जैसे ओके XYZ है, PQR है, और वो दोनों मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस चला रही है, तो XYZ PQR जो है वो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे।
ओके, रिलेटेड, यानी दोनों मिलके अगर पार्टनर्स में कोई कंपनी चला रहे तो ये दो जो है रिलेटेड माने जाएंगे। ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, जीएसटी ने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिलेटेड बोला है। उसके बाद में एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन और कंट्रोल होल्ड 25% और मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक इन बोथ ऑफ देम एंड ए सप्लायर एंड रेसिपिएंट। मतलब किसी तीसरे ने, समझ लो, ओके, दो एकेडमी है, वी स्मार्ट एकेडमी और कोई दूसरी एकेडमी है, और वी स्मार्ट एकेडमी और कोई दूसरी एकेडमी जो है इसमें किसी तीसरे ने, ओके, तीसरे ने मतलब बायजू ले लो, बायजू ने दोनों एकेडमी में 25% से ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। अगर 25% से ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा है दोनों में, तो हम दो रिलेटेड माने जाएंगे। और अगर ये दोनों एकेडमी एक में कोई फ्री सप्लाई करती है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री ने, ओके, उसके जो एसोसिएटेड कंपनीज है उसमें 25% से ज्यादा स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। तो रिलायंस कंपनी के अंडर जो कंपनीज है, ओके, उनमें कोई ट्रांजैक्शन होगा तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। ओके, और फ्री होगा तो सप्लाई बोला जाएगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी, ओके, वन कंट्रोल्स द अनदर, तो ये रिलेटेड माने जाएंगे। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन, ओके, बोथ ऑफ देम, बोथ मतलब सप्लायर एंड रिसिपिएंट, ओके, दोनों को कोई तीसरा पर्सन होल्ड कर रहा है। हो सकता है कि कोई फंडिंग मिला हो, फंडिंग मुझे भी मिला है और उसी बंदे ने फंडिंग उसको भी दिया हो। ओके, तो वो फंडिंग की वजह से वो दोनों को कंट्रोल कर रहा हो। तो अगर कोई तीसरा पर्सन हम दोनों को कंट्रोल कर रहा है तो हम रिलेटेड माने जाएंगे। और अगर हो सकता है ना, अभी पुणे में इतनी एकेडमीज है, वी स्मार्ट को फंडिंग मिला हो, किसी और को फंडिंग मिला हो, ओके, किसी और को फंडिंग मिला हो, और एक ही बंदे से फंडिंग मिला हो एजुकेशन सेक्टर से, और वो दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो हम दोनों रिलेटेड माने जाएंगे। अगर कोई एक्टिविटी, फ्री एक्टिविटी हमारे बीच में होती है तो सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, या दोनों मिलकर किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो रिलेटेड माना जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाला आपको सच में कहूं क्या, आपको ये दो चीजें बहुत याद रखनी है। ओके, एक एम्प्लॉय जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है रिलेटेड में, और ओके, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ओके, अगर सेम फैमिली मेंबर होगा तो रिलेटेड कहा जाएगा। फैमिली मीन्स व्हाट, ध्यान से सुनना, फैमिली मीन्स व्हाट, स्पाउस या चिल्ड्रेन ऑफ अ पर्सन। स्पाउस ऑलवेज रिलेटेड माना जाएगा, चिल्ड्रेन ऑलवेज रिलेटेड माना जाएगा, और पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर ओनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। ओके, स्पाउस और चिल्ड्रेन रिलेटेड माना जाएगा, लेकिन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो डिपेंडेंट हो। सर, इसका एक आधा एग्जांपल, स्पाउस मतलब मेरी वाइफ। ओके, माय वाइफ इज इंटीरियर डेकोरेटर। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि माय वाइफ इज इंटीरियर डेकोरेटर। उसने मुझे कहा कि सर जो है यहाँ पे सर नहीं बोलेगी, काय का सर बोलेगी अभी, ओके, वो बोलेगी विशु। ओके, विशु, मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दो। अब इसका तो कोई मैं फीस लेने वाला नहीं, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दो, इसका कोई मैं फीस लेने वाला नहीं। और मैंने इनकम टैक्स का रिटर्न या जीएसटी रिटर्न मैंने फाइल कर दिया। सुनना मेरी बात, इनकम टैक्स का या जीएसटी रिटर्न मैंने फाइल कर दिया, ठीक है। टेक्निकली बोला जाए तो मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को सर्विस दी, फ्री सर्विस दी, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया। अगर मैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ये फ्री सप्लाई कर रहा हूं, ओके, नो डाउट ये जो आप सप्लाई कर रहे हो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन आपको लिखना लिख दो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके, वैसे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी सर्विसेज जो है अगर रिलेटेड की ले लिया जाए और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो ऐसे केस में जीएसटी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो आप दे रहे हो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा। यस, ओके, इनकम टैक्स रिटर्न देना, ओके, या जीएसटी रिटर्न देना, ओके, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। टेक्निकली देखा जाए तो अगर ये सर्विस मैंने अपने वाइफ को दिया तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा और मुझे उसके वो फ्री ट्रांजैक्शन पे जीएसटी देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि मैं दूं नहीं दूं, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, वो बात अलग है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं ऑनेस्ट बंदा हूं तो ऑनेस्ट बंदा अगर होगा तो मुझे उसके जो जीएसटी रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न मैंने भरे है उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके, उसके बाद में पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ अ पर्सन इफ दे आर ओनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, ओके, उसके बाद में यहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल। चलो ये समझा के बेटा? हाँ, ये एक ख्याल में रखना, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर वो डिपेंडेंट हो गए तो, या ब्रदर सिस्टर रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो डिपेंडेंट हो गए तो। ये समझा क्या? ये समझ में आया? चलो, उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स।
by principal to agent, where agent undertake the supply of goods on the behalf of principal, या by agent to his principal, where agent undertake to receive such goods on the behalf of principal. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, मैं रेगुलर बैच में तो ये चीजें जो है ओके डिटेल में पढ़ाता ही था, लेकिन इस बार ओके लास्ट टाइम एग्जाम में एजेंट पे, स्पेशली डेल क्रेडिट एजेंट पे एक सवाल पूछा गया था। ओके तो चलिए मैं थोड़ा मेरे एग्जिस्टिंग जो रेगुलर कोर्स है उसमें का डायग्राम यूज करता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। 2 मिनट यहाँ पे आज कंप्यूटर स्लो चल रहा है, इंटरनेट भी मैसेज बता रहा है। आई होप सारी चीजें सही चलना चाहिए। चल आगे डायग्राम, ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लो। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। देखो यहां पे सप्लायर है और उसका एजेंट है, और सप्लाई ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। एजेंट क्या करता है? नॉर्मली आपने अकाउंटिंग में ऐसा पढ़ा होगा कि एजेंट जब आगे बेचता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बेचता है, क्योंकि वो एजेंट ही है तो वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचेगा। मतलब प्रोसेस एक्टिविटी क्या होती है? सप्लायर स्टॉक ट्रांसफर करता है, सुनिएगा यहाँ पे, सप्लायर स्टॉक ट्रांसफर करता है किसको? कंसाइनमेंट एजेंट को। कंसाइनमेंट एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करता है, और ये जो सप्लायर कंसाइनमेंट एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करता है ये फ्री होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है। और आगे जो है यहाँ पे एजेंट सामने कस्टमर को माल बेचता है। जनरली जब एजेंट आगे माल बेचता है तो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का होता है। समझ लो यहाँ पे सप्लायर PQR है, तो ये जो इनवॉइस बनाता है, इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, खुद का इनवॉइस नहीं बनाता है। ओके समझ लो मोबाइल बेचा 50,000 का, GST उसके ऊपर 9,000। अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का है तो ऐसे सिचुएशन में, ध्यान सुनना, अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का है तो ऐसे सिचुएशन में इसका जीएसटी प्रिंसिपल देता है। तो प्रिंसिपल जब GSTR1 फाइल करेगा, GSTR3 भी फाइल करेगा, तो एजेंट ने आगे जो इनवॉइस दिया और इनवॉइस प्रिंसिपल का था, तो वो सिचुएशन में सप्लायर उसका टैक्स देता है। अब यहां पे लॉ क्या कहता है और CBIC क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? ये जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट, यहां पैरा 3 नहीं लगेगा, यहां पैरा 3 नहीं लगेगा। ओके क्यों नहीं लगेगा पैरा 3? क्योंकि अगर हमने ये स्टॉक ट्रांसफर पे भी GST लगा दिया तो प्रिंसिपल 2 बार GST पे कर देगा, क्योंकि ये इनवॉइस का भी GST उसको देना है और स्टॉक ट्रांसफर का भी GST उसको देना है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये लास्ट इनवॉइस जो उसके नाम का बना, अगर वो GST देने वाला है, तो फिर प्रिंसिपल टू एजेंट में जो सप्लाई हुआ वो पैरा 3 यहां नहीं लगेगा और इस सप्लाई पे ओके GST नहीं आएगा। इन सिंपल वर्ड, not treated as supply this stock transfer and no GST is payable and remove under the stock transfer चालान, जिसे रूल 55 की चालान कहते हैं। ओके रूल 55 के चालान में रिमूव होगा। चलो, लेकिन दूसरा एग्जांपल, अगर प्रिंसिपल ने स्टॉक ट्रांसफर किया और ये जो स्टॉक ट्रांसफर किया आगे जो प्रिंसिपल ओके इनवॉइस दे रहा है, तो इसमें सॉरी एजेंट जो इनवॉइस दे रहा है, इनवॉइस एजेंट का है, ध्यान से सुनना, ये इनवॉइस यहां पे एजेंट का है और एजेंट ये इनवॉइस दे रहा है। होते बहुत सी बार एजेंट्स देते हैं अपने इनवॉइस, जैसे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं। ओके वो अपने खुद के इनवॉइस देते हैं, इवन दो दे आर एजेंट्स, लेकिन इनवॉइस खुद के देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अड़तिया मतलब ये जो मार्केट यार्ड के एजेंट्स होते हैं वो खुद के इनवॉइस देते हैं।
तो जब एजेंट अगर ओन इनवॉइस दे रहा है तो सबसे पहले सेक्शन 24 कहता है कि कोई भी एजेंट अगर खुद के इनवॉइस देता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। बोलो मेरे साथ एक बार फिर से। ओके, वो एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, यानी जीएसटी में कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। क्लियर? तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यहां पे ये है कि ऐसे सिचुएशन में अगर एजेंट इनवॉइस दे रहा है तो इसका टैक्स किसको देना पड़ेगा? जिसका इनवॉइस है। तो इसका टैक्स ओके जीएसटीआर 1 और 3B में एजेंट को देना पड़ेगा। मतलब ये 9,000 रुपए का टैक्स यहां पे एजेंट देगा गवर्नमेंट को। अब ऐसे केस में अब ट्रांजैक्शन अलग अलग हो गए। ओके, तो ये केस में अब पैरा 3 पिक्चर में आता है और पैरा 3 कहता है ट्रांसफर बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। सुनना, ट्रांसफर बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है विदाउट कंसीडरेशन, वो स्टॉक ट्रांसफर पे पैरा 3 लग जाएगा और पैरा 3 के हिसाब से इसके ऊपर जीएसटी आएगा। नो डाउट इसके ऊपर जीएसटी जो है ओके वो वैल्यूएशन एज पर वैल्यूएशन रूल होगा। ओके, वो वैल्यू क्या होगी वो रूल में दी है, लेकिन इन सिंपल वर्ड इसके ऊपर जीएसटी आएगा और जीएसटी देना पड़ेगा। तो पैरा 3 सारे एजेंट और प्रिंसिपल के ट्रांजैक्शंस को नहीं लगता है। ओके, वो एजेंट के और प्रिंसिपल के ट्रांजैक्शन पे लगता है जहां एजेंट अपना ओन इनवॉइस दे रहा है। तो वो केस में ये जो फ्री ट्रांसफर हुआ है विदाउट कंसिडरेशन स्टॉक ट्रांसफर, उसके ऊपर प्रिंसिपल को जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब ट्रांजैक्शन देखो कैसा स्मूथ होगा। स्टॉक ट्रांसफर पे प्रिंसिपल जीएसटी देगा ओके, और उस जीएसटी जो भी लगेगा जीएसटी उसका क्रेडिट एजेंट को मिल जाएगा और एजेंट आगे के जो अपना इनवॉइस दे रहा उसका जीएसटी वो दे देगा और उसका आईटीसी ले लेगा, 7,200 का आईटीसी ले लेगा। ये समझा क्या बेटा? ओके, तो ऐसे केस में यहां पे अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा तो फटाफट ए टाइप कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। लेकिन एजेंट 2 टाइप के होते हैं। सुनिए, एजेंट यहां पे 2 टाइप के होते हैं। ओके, कौन से? एक बाइंग एजेंट और एक सेलिंग एजेंट। एक बाइंग एजेंट और एक सेलिंग एजेंट। मतलब ये एग्जांपल देखो। ओके, अब सेलिंग एजेंट यानी यहां जो पैरा 3 में 2 क्लॉजेस है। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और बी क्लॉज बाय एजेंट टू प्रिंसिपल और एजेंट हु प्रोक्योर द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, हु प्रोक्योर द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब क्या? बहुत सी बार ओके ये जो रजिस्टर पर्सन है, ये रजिस्टर पर्सन अपना गुड्स बेचने के लिए एजेंट लगाता है जिसे हम सेलिंग एजेंट कहते हैं, और कभी कभी परचेज के लिए भी एजेंट लगाता है जिसे हम बाइंग एजेंट कहते हैं। और ये जो इनवॉइस वाला प्रिंसिपल है ये सेलिंग एजेंट हो या बाइंग एजेंट हो दोनों को लगेगा। सेलिंग एजेंट वाला एग्जांपल तो हमने देख लिया। अगर एजेंट अपना इनवॉइस दे रहा है तो देन स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बोला जाएगा। अगर एजेंट अपना इनवॉइस नहीं दे रहा है तो स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके, ये तो समझ में आ गया। ओके, ये नेक्स्ट बाइंग एजेंट। बहुत सी बार क्या है कि मैंने ओके भाई मैं बड़ी कंपनी हूं ओके, और मुझे छोटे छोटे जैसा लिज्जत पापड़, मेरी लिज्जत पापड़ की कंपनी बड़ी कंपनी है और मुझे छोटे छोटे लेडीज से यहाँ पे पापड़ बनवा के लेना है, खरीदना है। अब मैं ओके बड़ी कंपनी छोटे छोटे लोगों से डील नहीं करती है तो वो एजेंट लगाती है कि भाई हमारे बिहार पे घर घर पे जा छोटे छोटे लेडीज से पापड़ जो परचेस कर और हमको प्रोवाइड कर। तो ऐसे केस में क्या होता है देखो, ये जो एजेंट कंपनी के बिहार पे परचेसिंग कर रहा है, परचेस करते वक्त ये एजेंट क्या कर रहा है जरूर देखना। अगर एजेंट प्रोक्योर करते वक्त, एक वर्ड यूज करूंगा प्रोक्योर करते वक्त ओके, ये एजेंट इनवॉइस अपने नाम का ले रहा है और फिर अपना खुद का इनवॉइस प्रिंसिपल को दे रहा है। अगर एजेंट अपना खुद का इनवॉइस ओन इनवॉइस प्रिंसिपल को दे रहा होगा तो एजेंट टू प्रिंसिपल जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन एजेंट जो है माल खरीदते वक्त डायरेक्ट इनवॉइस सप्लायर के नाम का ले रहा है, खुद के नाम का नहीं ले रहा है। ओके, डायरेक्ट इनवॉइस जो है ये पर्सन के नाम का ले रहा होगा तो फिर ये स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। बाइंग एजेंट समझा होगा तो फटाफट बी टाइप कीजिएगा। बाइंग एजेंट समझा होगा तो बी टाइप कीजिएगा। ओके, चलो, तो यहां पे भी वही लॉजिक, एजेंट इनवॉइस खुद का दे रहा है तो सप्लाई है ओके पैरा 3 लग जाएगा, खुद का नहीं दे रहा है तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। डन। तो चलिए क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों भी हमारा हमने देख लिया। डन बेटा। चलो, इंपॉर्टेंट है पैरा 3 तभी लगेगा जब वो अपना इनवॉइस इशू करेगा, अपना इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट
इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अब देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय और एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, हाँ, अब वापस इंपोर्ट ऑफ सर्विस आ गया। देखो एक चीज, एक सिंपल फंडा बताओ गया, अगर हमने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात, अगर गुजरात की ब्रांच अपने ही डीडीपी से इंडिया में लेती है, तो हमने इसको भी नहीं छोड़ा है। हमने पैरा टू में डीडीपी अगर होता है तो ये सप्लाई बोल दिया है, फ्री डीडीपी होता है, सप्लाई बोल दिया। जब हमने हमारे इंडिया की ब्रांच को नहीं छोड़ा, तो ऐसे केस में अगर बाहर हमारी ब्रांच है, मेरी ब्रांच है, और वहां से सर्विस इंडिया में आ रही है, या ओके सर्विस इंडिया में आ रही है, गुड्स होगा तो गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट। जब हमने इंडिया वाले को नहीं छोड़ा, तो बाहर वाले को क्या छोड़ेंगे? यानी वो हमारा डीडीपी है, हम मेरी ब्रांच है, एसबीआई की ब्रांच दुबई में, एसबीआई की ब्रांच इंडिया में, और वहां से सर्विस इंपोर्ट हो रही है, और ये जो सर्विस इंपोर्ट हो रही है, ओके, फ्री हो रही है क्योंकि ब्रांच है, और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने जब इंडिया वाले को नहीं छोड़ा, तो बाहर वाले को क्या छोड़ेंगे? यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, ध्यान सुनना, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, अगर आप कोई सर्विस अरे यार क्या हो रहा है, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो और वो सर्विस जो आपने इंपोर्ट की वो रिलेटेड पर्सन से होगी, मतलब रिलेटेड पर्सन है आपके फैमिली के लिए, ओके, रिलेटेड पर्सन से होगी, और नो डाउट हम फ्री की बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं है, रिलेटेड पर्सन से होगी जो आउटसाइड इंडिया है, या आपकी अदर एस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्रांच जो आउटसाइड इंडिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ली होगी, तो जीएसटी आएगा। मतलब एक लाइन प्लीज समझ लो मेरी बात, ओके। मेरा आपको ये कहना है कि सुनो, मेरा आपको ये कहना है कि फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है। पहला थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना, ओके। 7(1) कहता है अगर आपने सर्विस फॉर कंसीडरेशन लिया होगा, किसी से भी लिया होगा पर कंसीडरेशन लिया होगा, तो ही सप्लाई बोला जाएगा। मतलब आप कुछ उसको दे रहे होगे तो ही सप्लाई बोला जाएगा। लेकिन ओके, सेकंड थॉट, मतलब यह है कि अगर कोई सर्विस आप फ्री लेते हो, यूट्यूब की सर्विस फ्री ले लिया, नेटफ्लिक्स की सर्विस फ्री ले लिया, वेबसाइट की सर्विस फ्री ले लिया, कोई भी सर्विस अगर आप फ्री लेते हो तो जीएसटी नहीं है, सप्लाई नहीं, जीएसटी नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। बट ओके, ध्यान सुनना, बट यहां पे मेरी बात सुनो, बट अगर फ्री सर्विस रिलेटेड से लिया होगा और अदर एस्टेब्लिशमेंट से लिया होगा, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, रिलेटेड मतलब फैमिली मेंबर से लिया होगा, एम्प्लॉय से लिया होगा, या कोई भी जो रिलेटेड की डेफिनेशन में आता है, या अदर एस्टेब्लिशमेंट से लिया होगा जो हमारी ब्रांच है, और वो बिजनेस के लिए लिया होगा, कम ऑन बिजनेस के लिए लिया होगा, तो फिर जीएसटी आएगा। ये ओके, पैरा 4 समझा क्या? 4 समझाओगे तो फटाफट 4 टाइप करो, 4 समझाओगे तो फटाफट 4 टाइप करो। ओके, तो ये चार्ट देखो यहां पे, 4 समझाओगे तो फटाफट 4 टाइप करो, बोलो। उसके बाद में ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक चार्ट बनाया, विद कंसिडरेशन होगा तो ऑलवेज सप्लाई माना जाएगा, ओके, वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। विदाउट कंसिडरेशन होगा तो वो रिलेटेड पर्सन से होगा और बिजनेस के लिए होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा, अदर केस में जीएसटी नहीं आएगा। ओके, सो दोस्तों ये हमने देख लिया शेड्यूल 1। चलिए ओके, स्पीड ओके, आपको अच्छे समझ में आ रहा है? आपका फीडबैक जल्दी जल्दी दीजिए। ओके, मजा आ रहा है? ये सुपर फास्ट रिवीजन है, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिकलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, उसके बाद में आते हैं 7(2)(a) पे। 7(2)(a) शेड्यूल 3,
तो अब 7.2 में कौन सी चीजें सप्लाई नहीं बोली जाएगी? देखो शेड्यूल 3 में कौन सी चीजें सप्लाई नहीं बोली जाएगी? सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ख्याल रहे, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉय ने सर्विस एम्प्लॉयर को दी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसको सैलरी मिल रही है तो सैलरी पे कभी जीएसटी नहीं आएगा, इवन दो यहां सर्विस एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को। ओके तो यहां पे उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ये इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ पैसा मिला तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इसमें 4 एग्जाम्पल मैंने दिया है। पहला, कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ओके कभी अभी क्या हो जाता है, एम्प्लॉय 2 साल के लिए 3 साल के लिए यहां पे ज्वाइन होता है, पर उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है कि अगर 3 साल का बॉन्ड है और उसके पहले एम्प्लॉय को निकाला गया तो एम्प्लॉय को कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो वो कंपेंसेशन पे जीएसटी आएगा क्या? सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, किसी का भी पैसा मिला गुड्स छोड़ के, सिक्योरिटीज और मनी छोड़ के, तो वो सर्विस मानी जाएगी। तो अब वो सर्विस तो है लेकिन शेड्यूल 3 में अगर वो नोटिफाई होगा तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन ये इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कैंसिल कर दिया, इसलिए एम्प्लॉय को जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नॉन कॉम्पिट फीस, बहुत सी बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नॉन कॉम्पिट फीस एग्रीमेंट होते हैं। कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है और छोड़ के जा रहा है तो एम्प्लॉयर कह रहा है देख भाई तू ऐसा ही तू यहां पे सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा या मेरे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं करेगा, उसका मैं तुझे 50 लाख देता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉय को जो कुछ न करने का पैसा मिला, क्या वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो कुछ ना करना भी सर्विस है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। कैजुअल लेबर को वेजेस दिए जा रहे हैं, ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। डायरेक्टर रेम्युनरेशन, जिसके ऊपर इस बार लास्ट टाइम एक क्लैरिफिकेशन भी आया था, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, तो यहां उस पे ऊपर जीएसटी कब आएगा? अगर डायरेक्टर कंपनी के, क्योंकि यहां रिवर्स चार्ज भी लगता है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर का टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 में डिडक्ट हो रहा है एज अ सैलरी, तो फिर वो शेड्यूल 3 पैरा 1 के हिसाब से इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका टीडीएस यहां पे 192 में डिडक्ट नहीं हो रहा है, अदर सेक्शन में डिडक्ट हो रहा है, मे बी प्रोफेशनल फीस होगी, सिटिंग फीस होगी, वॉट एवर इट में भी, तो वो डायरेक्टर ने जो कंपनी को सर्विस दी वो सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा और वहां रिवर्स चार्ज भी अप्लाई होगा। उसके बाद में सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। कोर्ट फीस या ट्रिब्यूनल फीस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये कोर्ट नहीं है, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी आता है। उसके बाद में फंक्शंस बाय एमपी एमएलए पंचायत मेंबर ऑफ, इनके फंक्शंस, गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है उस पर जीएसटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई है और उसको ऑनररी अमाउंट मिलता है तो जीएसटी नहीं है। गवर्नमेंट बॉडी पे एज अ चेयरपर्सन मेंबर अगर कोई होगा तो उस पर भी जीएसटी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहां पे अगर मैं लूं तो सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमिटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी जब आप जा रहे हो तो जाते जाते जो फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमिटोरियम सर्विसेज होगी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ लैंड। अगर आप मियरली लैंड सेल करते हो और सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी रेडी बिल्डिंग सेल करते हो या लैंड सेल करते हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो यहां जो एक्सेप्शन है ओनली सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का है। लेकिन अगर आपका इंटेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन होगा, यानी हम देखेंगे शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज बी में कि अगर ये जो है प्रपोज प्रोजेक्ट होगा जिसमें बिल्डर आपको सर्विस दे रहा है कंस्ट्रक्ट करने की, तो वो सप्लाई माना जाएगा और उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। इसलिए एडवांस बुकिंग में जो आप फ्लैट बुक करते हो उसके ऊपर जीएसटी आया, तो ओनली सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट अ सप्लाई। हाँ, पर ख्याल रहे यहां एक्सक्लूजन सिर्फ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे दी गई, लीज पे दी गई, लाइसेंस पे दी गई तो वो सप्लाई माना जाता है शेड्यूल 2 के हिसाब से एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर सेल होता है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई माना जाएगा। और उसके बाद में 6 जो है यहां पे
उसके बाद में 6 है एक्शनेबल क्लेम, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, कम ऑन, क्या कह रहा हूं मैं, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ओके, ये सप्लाई एक्सेप्शन है, ये सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा। अदर एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड हो जाएगी। इसकी मेमोरी टेक्निक थी बेटा, ये जो 6 एंट्रीज है इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी, इसकी मेमोरी टेक्निक थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का रिजल्ट आने के पहले चल बसे फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमेटोरियम, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी। ओके, तो ये जो 6 एंट्रीज है हमने यहां पे देखा, ठीक है। तो यहां पे बता दूं ये 6 एंट्रीज इंटर लेवल पे है। उसके बाद में आगे की जो एंट्रीज मैं बताऊंगा वो एंट्रीज ओनली फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है। अब कौन सी एंट्रीज फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है, तो ये बेटा इंटर लेवल के चार्ट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, 2 मिनट बेटा। अब इंटर लेवल के स्टूडेंट 5 मिनट ध्यान नहीं देंगे, वो कौन सी 2 एंट्रीज है। 7, अगर सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होता है, मतलब क्या, इंडिया का बंदा है लेकिन वो यूएस से जापान में गुड्स बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है, इवन दो ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ हो, लेकिन अगर आपका सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हुआ और गुड्स का होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। बाहर के बाहर गुड्स का सप्लाई हुआ इवन दो इंडिया से हुआ। उसके बाद में अगर कस्टम वेयरहाउस से क्लियर होने के पहले, कस्टम वेयरहाउस से क्लियर होने के पहले अगर आपने वेयरहाउस सेल कर दिया तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। या फिर ओके, पोर्ट से रिमूव होने के पहले यानी हाई सी सेल हो गया, हाई सी सेल हो गया यानी इंडिया में क्लियर होने के पहले इंडिया में सेल हुआ तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। यानी बाहर के बाहर सप्लाई हुआ गुड्स का तो सप्लाई नहीं, वेयरहाउस से, कस्टम वेयरहाउस से क्लियर होने के पहले अगर सप्लाई होता है तो वो सप्लाई नहीं माना, सेल होता है सप्लाई नहीं माना जाएगा। या हाई सी सेल होता है ओके, तो यहां पे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे नीचे देखेंगे हम 7(2)(b), कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। एक तो आर्टिकल 243G और 243W, ये नोटिफाइड एक्टिविटी है। अगर इसके फंक्शंस कैरी आउट होते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडिया का कोई भी बंदा ये सर्विस दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और उसके बाद में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देता है और उसकी जो लाइसेंस फीस लगती है, आई रिपीट, अल्कोहलिक लीकर की जो लाइसेंस फीस लगती है ओके, वो लाइसेंस फीस सर्विस नहीं मानी जाएगी, सप्लाई नहीं मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर ख्याल रहे अल्कोहलिक लीकर की ही लाइसेंस फीस छोड़ी गई है। अगर बाकी की लाइसेंस फीस जो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, जैसे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा या अदर नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ओके, तो ये हमने यहां पे पहला टॉपिक खत्म किया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता हूं शेड्यूल 2 पे। तो भाई लोगों देखो, यहां पे सप्लाई हो गया ओके, अगर आप देखोगे तो यहां पे सप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये सप्लाई होने के बाद ये सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है, ये हम क्लासिफाई करेंगे और इसके लिए हेल्प करता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 आपको ये बताता है कि अगर 7(1)(a), B और C ये तीनों क्लॉजेस से सप्लाई होता है तो सप्लाई गुड्स का कहा जाएगा या सर्विस का कहा जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये बताता है। अब ये क्या कहता है, देखो यहां पे जब भी आप यहां पे गुड्स के, जब गुड्स दोगे किसी को और गुड्स देते वक्त टाइटल दे रहे हो, ध्यान सुनिएगा, गुड्स देते वक्त टाइटल दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। या फ्यूचर टाइटल दे रहे हो यानी हायर परचेस वगैरह तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में यहां पे जब आप किसी को गुड्स दे रहे हो पर गुड्स के राइट्स ही दे रहे हो, टाइटल नहीं दे रहे हो,
ओनरशिप नहीं दे रहे हो, राइट्स दे रहे हो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स दे रहे हो, मतलब क्या, ओके कोई ऐसा गुड्स है जिसमें आपका 20% 30% शेयर है, जिसने मेरा क्लास किया होगा, हॉस्टल वाला एग्जाम्पल, हॉस्टल में वो वाटर हीटर वाला एग्जाम्पल, तो उसके अनडिवाइडेड शेयर जो आप दे रहे हो, तो वो जो शेयर आपने ट्रांसफर किए वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहे जाएंगे। चलो ये पैरा 1 था। लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड अब देखो, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, ऑक्यूपेंसी एग्रीमेंट हो गए तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। या फिर लेटिंग ऑफ बिल्डिंग वगैरह, ओके ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर ख्याल रहे, ओके सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये जो है ये सप्लाई नहीं माना जाता है। पर बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड ये सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। उसके बाद में पैरा 3, पैरा 3 कहता है किसी और के गुड्स पे आपने कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस किया, मतलब मेन गुड्स आपका नहीं है, मेन गुड्स किसी और का है, और उसके ऊपर आपने कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया, तो ऑफ अनदर्स पर्सन गुड्स, ओके कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। जैसे ओके इसका काम है पॉलिशिंग वाला, जॉब वर्क, ये जॉब वर्क कर रहा है और पॉलिशिंग काम है, हमने उसको गुड्स दिया, उसने हमारे गुड्स पे कोई प्रोसेस करके दिया, इवन तो हमें वो गुड्स हैंड ओवर कर रहा है, पर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद में पैरा 4, पैरा 4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, ओके जब आपके बैलेंस शीट की असेट साइड की बिजनेस असेट है जो मूवेबल है, जब वो ट्रांसफर करते हो, अगर आपने बिजनेस असेट परमानेंट ट्रांसफर किया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। और टेम्पररी ट्रांसफर अदर देन फॉर बिजनेस, आपने अगर टेम्पररी ट्रांसफर किया फॉर कंसिडरेशन तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। पर इसमें एक जो पैरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके और यहां आपका ध्यान चाहोगा, और वो क्या है इसमें, ओके यहां पे पैरा 4 क्लॉज सी ये कहता है, ये पैरा 4 क्लॉज सी है, ओके ये कहता है कि एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ध्यान सुनिएगा, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा उस दिन जो भी आपकी बिजनेस असेट होगी ये डीम सप्लाई माना जाएगा। आई रिपीट, ये डीम सप्लाई माना जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना आसान नहीं है, क्योंकि आपने कैंसिल कर दिया कि जो भी आपकी असेट बची होगी, मूवेबल गुड्स बचा होगा बिजनेस में, स्टॉक में, असेट में, वो सारा जीएसटी आ जाएगा। ओके लेकिन अगर ये आपने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि कोई दूसरा पर्सन कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पड़ते हैं। या आपका कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उसे कंटिन्यू कर रहा है और आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, यू सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो फिर यहां जीएसटी देने की जरूरत नहीं। मतलब आपका चलता फिरता बिजनेस कोई दूसरा कंटिन्यू करेगा तो वो जीएसटी देगा, इसलिए फिर आपको असेट पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने परमानेंटली कैंसिल कर दिया, बिजनेस क्लोज कर दिया, तो आपको कैंसिलेशन के दिन स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। चलिए ये पैरा 4 था। पैरा 5 में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दिए गए हैं जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंडिया में जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, टनल हो, ओके वेयरहाउस हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, ओके यानी अगर कोई भी इंडिया का बिल्डर ओके कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, रेसिडेंशियल कमर्शियल, फ्यूचर में इंटेंडेड फॉर सेल, जो आगे जाके वो बेचेगा, अभी एडवांस बुकिंग का अमाउंट लेगा, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन 2 केस में वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। भाई कौन से 2 केस में नहीं माना जाएगा? अगर कंसीडरेशन जो मिल रहा है वो आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर, मतलब अगर बिल्डर को पैसा मिलता है बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, या उस पे फर्स्ट ऑक्यूपेंसी होने के बाद, तो वो जो है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और कंस्ट्रक्शन में यहां पे एडिशन, अल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट ये भी कवर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई फ्लैट बेच रहा हूं, कमर्शियल एरिया बेच रहा हूं, अगर कंप्लीशन के पहले मुझे कुछ पैसा मिल गया तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कंप्लीशन के पहले 1 रुपया भी मिल गया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीशन के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच इज अर्लियर, उसके बाद अगर पूरा पैसा मिलता है, एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन मिलता है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आई रिपीट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट,
टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, अगर आप टेम्पररी दे रहे हो रॉयल्टी पे, तो जो आपको रॉयल्टी मिलेगी वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद में डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, यानी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन सर्विस दे रहे हो, ओके, या और बहुत सारी सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, ओके, यानी एक तो नया सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, या एग्जिस्टिंग रेडी सॉफ्टवेयर पे आप कस्टमाइजेशन, एडॉप्टेशन, फिजिबिलिटी स्टडी दे रहे हो, या ट्रबल शूटिंग सर्विसेज दे रहे हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इसमें तीन बातें आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। कौन सी? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, मतलब आपके हिसाब से बनाया गया हो, तो वो सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया जाएगा। अगर प्री पैक सॉफ्टवेयर है, आपके हिसाब से नहीं बनाया गया, जैसे क्विक हिल आपके हिसाब से नहीं बनाया गया, रेडी सॉफ्टवेयर बना लिया फिर बेचा गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रेडी सॉफ्टवेयर फिर बेचा गया, तो वो केस में अगर रेडी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रेडी सॉफ्टवेयर बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। और लाइसेंस टू यूज प्री पैक सॉफ्टवेयर, जैसे इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आपके लेक्चर का, वो प्री पैक यानी रेडी सॉफ्टवेयर था और हमारे से लाइसेंस की ली जाती है, तो रेडी सॉफ्टवेयर, क्विक हिल, टैली की लाइसेंस की ली जाती है, टैली आपको बेचा नहीं गया, लाइसेंस के पैसे लिए गए, तो प्री पैक सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के पैसे लिए जा रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। ओके, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। यस बेटा, यहां पे मेरी रिवीजन आपको बेनिफिट होती है, तो बस आपका भी कुछ यहां फर्ज बनता है। मेरे लिए लाइक मत करो, मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है कि आपके लाइक पे बाकी स्टूडेंट्स भी देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑन और टू टॉलरेट एन एक्ट, मतलब कुछ ना करना उसके लिए पैसा मिल रहा है, ये एक्ट को टॉलरेट करना, ओके, उसका पैसा मिल रहा है, तो कुछ ना करना या एक्ट को टॉलरेट करना, ओके, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ राइट्स, ओके, ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये तो था पैरा 5। पैरा 5 के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ओके, और एक कह दूं कि भाई ये रिवीजन है भाई, आइए, मैं कोई डाउट और क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाला नहीं हूं, यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ओके मुझे देखेंगे, मैं सिर्फ सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा हूं, आपके जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप पे पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पे कंपोजिट पैरा 6 में कुछ कंपोजिट सप्लाई ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस बोले जाएंगे। मतलब क्या, आगे एक सेक्शन 8 पड़ा होगा नीचे, वो ये कहता है कि अगर कंपोजिट सप्लाई गुड्स प्लस सर्विस का, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई उसमें क्लासिफाई करो, लेकिन शेड्यूल 2 कहता है ना 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 ना, ओके, दो ऐसे सप्लाई है उसमें प्रिंसिपल कुछ भी हो, आई रिपीट, प्रिंसिपल कुछ भी हो, वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। फिर कितना भी डोमिनेंट गुड्स हो, कितना भी डोमिनेंट सर्विस हो, सप्लाई ऑफ सर्विस ही माने जाएंगे। पहला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। भाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट्स, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर्स, उसके बाद में मेंटेनेंस, रेनोवेशन, अल्टरेशन वगैरह, ओके, ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, इतने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ओके, और सच में अच्छा लग रहा होगा, ओके, तो बटन दबाइएगा, आपको पता है क्या करना है, यस, क्या करना है पता है आपको। तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। मतलब क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओके ये सारी एक्टिविटी मूवेबल पे नहीं इमूवेबल पे होनी चाहिए, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और वो उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए, आई रिपीट, उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, समझ लो, ओके, भाई मैंने एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तेरा ही गुड्स, तेरा ही सर्विस, और मेरी लैंड पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तुझे पूरा कंस्ट्रक्शन करना है। कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दोनों का होता है, ओके, गुड्स भी तेरा, सर्विस भी तेरी। सर्विस में कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट्स, ये प्लस गुड्स भी तेरा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें गुड्स कितना भी डोमिनेंट हो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहा जाएगा। और दूसरा रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस वगैरह, ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस वगैरह, तो ये रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस ऑलवेज सप्लाई, अरे यार सॉरी यार, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं,
बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। ओके, तो अब ऐसे केस में ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग और अदर सर्विसेज जिसमें फूड इन्वॉल्व है, फूड कितना भी डोमिनेंट हो, अगर वो मेस होगी, रेस्टोरेंट होगा, कैटरिंग सर्विस होगी, तो वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। वेल बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जस्ट सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ओके, यहाँ पे तो ये जो है हमने कंपोजिट सप्लाई, अरे यार क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमने पैरा 6 देखा। जस्ट मिनट, वो हैंग हो रहा है बेटा, जस्ट मिनट, चार्ट हैंग हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहां पे पैरा 6 देखा, आवाज आ रही है मेरी, यस और नो? कंपोजिट सप्लाई, ओके, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। आवाज आ रही है क्या बेटा? हाँ, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ओके, कितना भी गुड्स डोमिनेंट हो, लेकिन हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोला जाएगा। और रेस्टोरेंट कैटरिंग या ऐसी कोई भी सर्विस जिसमें फूड ड्रिंक दिया जा रहा है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। 6 पैरा है। अगर किसी के नोट्स में 7 पैरा होगा तो वो अब स्क्रैच कर दो, पैरा 7 पुराना किसी के पास नोट्स और नोट तो पैरा 7 स्क्रैच कर देना। पैरा 7 अब रिमूव हो गया है, मैंने नए चार्ट से तो रिमूव कर दिया है, पर किसी के पास पुराना चार्ट जो होगा तो पैरा 7 आप रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये जो था रिगार्डिंग टू ओके शेड्यूल टू क्लासिफिकेशन डन। यहां पे चलो अब आ जाओ सेक्शन 8 पे, यानी टोटल 6 पैराज ही है ओके यहां पे क्लासिफिकेशन के लिए, पैरा 7 आप रिमूव कर दो। अब आ जाओ सेक्शन 8 पे, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कम ऑन, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। देखो बेटा, जब क्लासिफिकेशन करना हो, ध्यान से सुनो, जब यहां पे क्लासिफिकेशन करना हो तो क्लासिफिकेशन में कंपोजिट और मिक्स सप्लाई ये प्रिंसिपल सेक्शन 8 यूज करता है। जब बहुत सी बार बंडल होते हैं, बंडल गुड्स प्लस गुड्स के होते हैं, बंडल सर्विस प्लस सर्विस के होते हैं, तो ये बंडल को क्लासिफाई कैसे किया जाए, ओके ये बंडल को क्लासिफाई कैसे किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहां पे 2 मिनट, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल विथ चार्जर, ओके मोबाइल विथ चार्जर ये बंडल है, तो ये पूरा जो है यहाँ पे मोबाइल कहा जाएगा या मोबाइल विथ चार्जर, तो ये किस में क्लासिफाई होगा? बहुत सी बार सर्विसेज भी बंडल में होती है, जैसे आपका होटल सर्विस है, होटल के साथ साथ फूड भी दिया गया, ओके तो वो बंडल में दिया गया सर्विस। बहुत सी बार गुड्स के साथ गुड्स होता है, सर्विस के साथ सर्विस होती है, मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज होती है, तो आप क्लासिफाई कैसे करोगे? तो वो सिचुएशन में आपके सामने उन्होंने 2 प्रिंसिपल दिए, एक दिया है यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई और दूसरा है मिक्स सप्लाई। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि सप्लाई कौन से नेचर का है। क्या सप्लाई आपका कंपोजिट सप्लाई है? सुनिए, क्या आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है या आपका सप्लाई मिक्स सप्लाई है? अगर आपका सप्लाई कंपोजिट होगा तो देन वो क्लासिफाई होगा ओके उसमें जो प्रिंसिपल है, उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसमें क्लासिफाई होगा। और अगर आपका सप्लाई यहाँ पे मिक्स सप्लाई है तो ऐसे सिचुएशन में वो क्लासिफाई होगा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स में। अब आपके सामने सवाल ये आता है कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई यानी क्या? तो कंपोजिट सप्लाई बेटा और ओके वो कहते हैं मीन सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof। मतलब ओके 2-3 सप्लाई और वो टैक्सेबल सप्लाई मिलके बंडल बनाया गया है जो नेचुरली बंडल्ड है, जो नेचुरली बंडल है और सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वन ऑफ सप्लाईज प्रिंसिपल सप्लाई। ख्याल रहे, ये डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। 2 or more taxable supply of goods or services नेचुरली बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो कंपोजिट सप्लाई कहा जाएगा। मतलब क्या? मोबाइल के साथ चार्जर आना ही है, नेचुरली बंडल्ड है। अगर आप कोई होटल में रूम बुक कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट मिलना ही है, नेचुरली बंडल है। अगर आप कोई रिचार्ज कर रहे हो तो उसके साथ इंटरनेट सर्विस भी मिलना है, टेलीकम्युनिकेशन के साथ
ओके, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के साथ इंटरनेट सर्विस आपको मिलना ही है, नेचुरली बंडल्ड है। तो अगर आपके सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होगे तो वो केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसमें क्लासिफाई होगा। जैसे जैसे वड़ा पाव के साथ मिर्ची और चटनी आना ही है, डोसा के साथ, ओके, डोसा के साथ चटनी और सांभर आना ही है, तो ये नेचुरली बंडल्ड है। ओके, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो ऐसे केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई है, भाई प्रिंसिपल सप्लाई डोसा है, उसमें क्लासिफाई होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको गुड सेल कर रहा हूं, गुड सेल करते वक्त ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, पैकिंग चार्जेस, ये नेचुरली बंडल्ड है। तो मेरा मेन सप्लाई सेल ऑफ गुड्स है, उसके साथ साथ मैं सर्विसेज दे रहा हूं। कौन सी सर्विस दे रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन दे रहा हूं, उसके साथ साथ मैं इंश्योरेंस सर्विस दे रहा हूं, उसके साथ पैकिंग सर्विस दे रहा हूं, पर ये नेचुरली बंडल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो मेन सप्लाई मेरा गुड्स का यानी टोटल गुड्स के इसमें क्लासिफाई किया जाएगा। अब मिक्स सप्लाई यानी क्या, थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई मतलब वो नेचुरली बंडल नहीं है, आपने जबरदस्ती बंडल बनाया है। जैसे ओके, दिवाली गिफ्ट जिसमें शैम्पू भी है, जिसमें ओके परफ्यूम भी है, जिसमें स्वीट्स भी है, तो जिसमें अदर इटेबल आइटम्स भी है, और ये दिवाली गिफ्ट जबरदस्ती बंडल बना है, मतलब 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, मतलब वो अलग अलग है बट आपने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और सप्लाइड इन कंजंक्शन विच ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस। हाँ, आप सिंगल प्राइस में सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई विथ ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। देखो, मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है, पर ये हाईएस्ट रेट कब लगेगा? सुनो मेरी बात, ये हाईएस्ट रेट कब लगेगा? तो बेटा ये हाईएस्ट रेट जो लगेगा यहां पे जब आप सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, मतलब ये किट का है और ये मिक्स सप्लाई है, ओके, सारे इंडिपेंडेंट सप्लाई को आपने कंबाइन किया हुआ है और एक सिंगल प्राइस लगाया 5,000 रुपए। तो ऐसे केस में सिंगल प्राइस होगा तो फिर ये इसमें से जो हाईएस्ट रेट वाला आइटम होगा, जैसे शैम्पू, शैम्पू 28% है तो पूरा किट 28% में चले जाएगा, पूरा किट 28% में चले जाएगा। तो अलग अलग एग्जांपल है मिक्स सप्लाई के, जस्ट मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया। तो हाईएस्ट रेट वो सिचुएशन में आपको लगना है। ये बात समझ में आई क्या आपको? ओके, तो ये था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। बेटा कुछ क्लैरिफिकेशन है तो ये क्लैरिफिकेशन हम लेंगे आगे के डिस्कशन में। चलिए, आई होप आज का सेशन आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ये जो है ये रॉकेट व्यू रिवीजन है। अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको सब्जेक्ट से कनेक्ट करवा रहा हूँ सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, मुझे पूरा सिलेबस आपका कवर करना है और ये लिमिटेड टाइम में कवर करना है, इसलिए आपको पढ़ के आना है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मुझे अभी समझ जाए, तो थोड़ा डिफिकल्ट है बॉस। ओके, आपको पढ़ के आओ तो आपको मैं सारी चीजें कनेक्ट करके दूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे सुपर बूस्ट हो जाएगा। अब ये रिवीजन के बाद आप क्वेश्चनर जरूर करें तो आपको बहुत हेल्प होगी।